अच्छा तो बेसिकली हम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हम जो है ना वो बेसिकली लास्ट जो हमारा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट्स पे जो हमने कहानी रोकी थी, मैं वहां से अब उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमने जो है वो ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स टू प्रॉफिट्स मल्टीपल पढ़े थे, तो ये हमारा नंबर 4 है, विच इज ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। अब ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि दिस ऑब्जेक्टिव बिलीव्स दैट द फर्म्स एक्सपैंड इन न्यू मार्केट्स थ्रू द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू डिमांड। द फर्म अचीव दिस ऑब्जेक्टिव थ्रू आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ। सही है। तो बेसिकली जब एक बिजनेस का ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो वो बेसिकली इंटरनल या एक्सटर्नल ग्रोथ के ऊपर काम कर रही होती है। इंटरनल एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब पता है किसी को? ये बिल्कुल ओ लेवल में पढ़ी जाती है चीजें बिजनेस स्टडीज में। याद है तो कुछ बताओ जरा। इंटरनल ग्रोथ क्या होता है? इंटरनल, अगर एक बिजनेस इंटरनल ग्रोथ कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? न्यू सेल इंक्रीज या स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कैपेसिटी आप कह सकते हो इंटरनल ग्रोथ। क्या आप अपने बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ा रहे हो? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। खैर, अच्छा, आप अपने बिजनेस की जो है वो क्या बढ़ा रहे हो? कैपेसिटी बढ़ा रहे होता है। एम इज टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब बिजनेस को ग्रो करके इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करना है। अब देखो इंटरनल ग्रोथ होता क्या, जरा गौर से सुनना। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ इंटरनल ग्रोथ? बट सोर्सेज भी पढ़ने से पहले ना मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनल ग्रोथ होती क्या है। देखो जब हम इंटरनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, इंटरनल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? आप बेसिकली जो है ना वो क्या कर रहे हो? आप बेसिकली री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जो आप बिजनेस में पैसा कमा रहे हो ना, आप उसी पैसे को री इन्वेस्ट कर रहे हो। तो बेसिकली शेयर होल्डर्स क्या कर रहे हैं? शेयर होल्डर्स अपने डिविडेंड्स को कम कर रहे हैं, अपने रिटेन्ड प्रॉफिट्स को बढ़ा रहे हैं। सही है, डिविडेंड्स को कम कर रहे हैं, अपने रिटेन्ड प्रॉफिट्स को बढ़ा रहे हैं, और उन्हीं रिटेन्ड प्रॉफिट्स को जो है वो क्या किया जा रहा है? इन्वेस्ट किया जा रहा है। कैसे हो सकती है इंटरनल ग्रोथ? इंटरनल ग्रोथ के मल्टीपल तरीके होते हैं। या तो आप अपने बिजनेस की ब्रांचेस को बढ़ा दो, अगर आप कोई रिटेल बिजनेस हो, या आप अपने एग्जिस्टिंग प्लांट्स को एक्सपैंड कर दो। सही है। या आप अपने एग्जिस्टिंग प्लांट्स को जो है वो एक्सपैंड कर दो। या आप क्या कर सकते हो, अगर कोई कपड़ों का बिजनेस है तो भाई न्यू आउटलेट्स खोल दो। सही है। या आप अपने बिजनेस को ई कॉमर्स पे ले जाओ, अगर आपको ऑनलाइन काम नहीं है तो आप ऑनलाइन पे चले जाओ। मतलब किसी तरीके से भी अपने इंटरनल बिजनेस को एक्सपैंड करना, स्केल ऑफ ऑपरेशंस को बढ़ाना। सही है, तो ये इंटरनल ग्रोथ है। तो इंटरनल ग्रोथ बहुत सिंपल है। बाकी जो एक्सटर्नल ग्रोथ होता है ना, एक्सटर्नल ग्रोथ के बहुत तरीके होते हैं। एक्सटर्नल ग्रोथ एक पूरा अलग दुनिया है। एक्सटर्नल ग्रोथ में क्या होता है? एक्सटर्नल ग्रोथ में बिजनेसेस जो है वो क्या करते हैं? या तो दूसरों के साथ मर्ज करते हैं, या दूसरे बिजनेसेस को अक्वायर करते हैं या टेक ओवर करते हैं। ठीक है। या तो मर्ज कर दो कि दो बिजनेस आपस में मिल जाएंगे, इंटीग्रेट बोल, बिल्कुल इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये इंटीग्रेशन होती है ये। अब मर्जर्स और टेक ओवर कितने तरह के होते हैं, जरा गौर से सुनना। ये बकायदा ओ लेवल का एक पूरा टॉपिक है, ये मैं ओ लेवल के बच्चों को ही पढ़ाया रिसेंटली। मर्जर्स या टेक ओवर, तो एक बिल्कुल एक रिवाइज करा रहा हूँ छोटी सी चीज। मर्जर्स और टेक ओवर का मतलब होता है कि बिजनेस आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। सही है, इंटीग्रेशन हो रही है। अब इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को एक्सटर्नली ग्रो कर रहे हो। इसको ग्रोथ ऑफ फर्म्स भी बोला जाता है। मतलब अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है ना, तो आपको ग्रो करने के लिए ये करना पड़ेगा। अब मर्जर्स जो है ना वो कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला जो आपका मर्जर होता है उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जैसे भाई मिसाल के तौर पे आप ऑपरेट कर रहे हो प्राइमरी सेक्टर में, तो अगर आप किसी दूसरी प्राइमरी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर रहे हो तो दिस इज हॉरिजॉन्टल। अगर फॉर एग्जांपल जो है लेट्स से मैं सेकेंडरी सेक्टर में हूं, अगर मैं किसी दूसरे सेकेंडरी सेक्टर वाले बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूं तो दिस इज हॉरिजॉन्टल। अगर मैं टर्शरी सेक्टर में हूं, तो अगर मैं किसी दूसरे टर्शरी सेक्टर वाले ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर रहा हूं तो दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल की ना दो कंडीशंस हैं। हॉरिजॉन्टल की दो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन ये होती है कि देयर शुड बी अ सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। और जाहिर सी बात है, अगर सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है तो इंडस्ट्री भी सेम होगी। तो ये दो चीजें होती हैं, सेम एसओपी विच इज स्टेट ऑफ प्रोडक्शन, एंड सेम इंडस्ट्री, ये कंडीशंस होती हैं।
फिर दूसरे नंबर पे आपका जो आता है ना, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। सही है। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है? वर्टिकल इंटीग्रेशन और सिंपल है भाई, तीन सेक्टर्स हैं। एक आपका होता है प्राइमरी, एक आपका होता है सेकेंडरी, और फिर आपका आता है टर्शरी। सही है। ये आपके तीन सेक्टर्स हैं। अगर एक अगर एक सेकेंडरी सेक्टर वाली ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी सेक्टर को टेक ओवर कर रही है, जैसे अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर पे हूं और मैं प्राइमरी वाले को टेक ओवर कर रहा हूं, इसका मतलब दिस इज नोन एज वर्टिकल बैकवर्ड। और अगर एक सेकेंडरी वाला टर्शरी वाले को टेक ओवर कर रहा है, तो इसको बोला जाता है वर्टिकल फॉरवर्ड। सही है। फिर ये चीज अच्छा। अच्छा भाई, उसके बाद तो बेसिकली कहने का मकसद क्या हुआ? कहने का मकसद ये हुआ कि डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, एंड सेम इंडस्ट्री है। सही है। डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है और सेम इंडस्ट्री है। फिर एंड में आपका आता है एक और इंटीग्रेशन, जिसको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट को दूसरे लफ्जों में डाइवर्सिफिकेशन भी बोला जाता है। इसमें आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हो, आप अपने रिस्क को डिवाइड कर रहे हो। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि यू आर गोइंग टू अ कंप्लीट डिफरेंट इंडस्ट्री। मतलब आपका बिजनेस है, आप एक कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री को टेक ओवर कर रहे हो। आप एक कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री में घुस के किसी फर्म को जाके टेक ओवर कर रहे हो। फिर अब इन सारे मर्जर्स और टेक ओवर्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। सही है। ये आपको बेसिक पता होने चाहिए। यहाँ पर मैंने अटैच किए हैं, आप रीड इसको कर सकते हो। कंज्यूमर को, फर्म्स को, इकोनॉमी को क्या फायदे होते हैं ऑफ ग्रोथ ऑफ फर्म्स। अभी इससे रिलेटेड मैं एक पास पेपर का क्वेश्चन भी कराऊंगा, 20 मार्क का, जो नवंबर 23 के पेपर में आया। सही है। अच्छा, आपका जो पांचवें नंबर पे जो ऑब्जेक्टिव होता है ना बिजनेस का, दैट इज प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग। प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग का मतलब क्या होता है? देखो, प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग का मतलब ये होता है कि एक बिजनेस के ना मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं। जब एक बिजनेस के मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, तो देखो सारे स्टेक होल्डर्स को खुश करना तो पॉसिबल नहीं है। जैसे कंज्यूमर भी है, गवर्नमेंट भी है, फिर आपका मैनेजर्स भी होते हैं, फिर आपके शेयर होल्डर्स भी होते हैं। अब इतनी सारी पंचायत है, अब आप सबको तो खुश नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग एक ऐसा ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें आप मेजोरिटी को खुश कर लेते हो। जब आपको मेजोरिटी स्टेक होल्डर्स को खुश करना होता है ना, तो आप प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग वाले ऑब्जेक्टिव पे जाते हो। अब इसमें भी मल्टीपल चीजें जो मैं बता रहा हूँ। Since the firm have several stakeholders, some firms tend to keep everyone into consideration before taking a decision. आप सबको consideration में ले रहे हो before taking a decision. The overall objectives of an organization will be the result of discussion, negotiation, and bargaining with all the stakeholders. सही है. The end result would be a compromise where nothing is maximized and the firm aims to satisfy these different groups and still function. बस सबको थोड़ा 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 खुश कर रहा है. Another situation of this can be that managers simply do not push enough for profit maximization because they like a quiet life. They will just make enough profits. So yeah, they will just make enough profits to keep off their backs. This can lead to X inefficiency. इसको क्या बोलते हैं? मुझे एक चीज बताओ, ये जो चीज हो रही है इसको क्या बोलते हैं? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक मैनेजर जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए पुश नहीं कर रहा। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम से लिंक हो रहा है। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम से लिंक हो रहा है, जो उदाहरण आइडेंटिफाई किया है। दिस इज बेसिकली अ प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। सही है कि वही बात है कि जो एजेंट्स हैं वो पुश नहीं कर रहे टू बी इनफ प्रॉफिटेबल, और वो बस सेटिस्फाई कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स को तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, उनको तो नहीं पता इदारे के अंदर क्या हो रहा है। और इससे एक्शन एफिशिएंसी भी हो जाती है, ढीले पड़ जाते हैं, मेहनत नहीं करते, लैक ऑफ इंसेंटिव हो जाता है। तो satisfying behavior occurs when businesses aim for minimum acceptable levels of achievements in terms of revenue and profit. Firms facing principal agent problem or high level of contestability may operate with a satisfying behavior. सही है. These firms set a minimum acceptable level of profit and try to achieve that only. Satisfying behavior may also be used when businesses have significant shareholders. अब जाहिर है इतने सारे जब शेयर होल्डर्स होंगे ना, तो उन सबको खुश रखना पड़ेगा। मोनू साहब ने वो मिस करी थी क्लास, तो आपको देखना पड़ेगा वो पहले।
फर्म में सेट अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रॉफिट फॉर इटसेल्फ एंड डिवाइड द रिमेनिंग अमंग दी स्टेक होल्डर्स। सही है, तो बस सबको खुश रख रहे हैं, खुद भी खुश हैं, बाकी को भी खुश रख रहे हैं, ये होता है आपका प्रॉफिट सेटिस्फैक्शन। सही है, तो ये एक और आपका ऑब्जेक्टिव है। फिर आपका जो है वो एक और आखिरी ऑब्जेक्टिव आता है विच इज सर्वाइवल। अच्छा, सर्वाइवल का क्या मतलब है? जब हम सर्वाइवल की बात करते हैं ना, तो सर्वाइवल का मतलब है कि इन सम सिचुएशंस फर्म्स में हैव अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल, दिस इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग लॉसेस। In highly competitive markets, firms' main aim may be to survive. A firm may be facing unexpected external threats, such as the loss of its best customer or a downturn in the economy due to some external shock. अब देखो सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव कौन रखता है? सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले तो परफेक्टली कंपेरेटिव फर्म्स रखती हैं, जो परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ा था ना, वहां पर उनका ऑब्जेक्टिव था सर्वाइवल। वाई? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स है, वहां पर आप प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव रख भी नहीं सकते। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, तो उस सिनेरियो में आपका ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल ही होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई एक्सटर्नल शॉक आ जाता है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से आपको सर्वाइव करने का, जैसे कोविड के टाइम पे कोई भी बिजनेस ये ऑब्जेक्टिव नहीं रख रहा था कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। कोविड के टाइम पे बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव था सर्वाइवल। वो कह रहे थे बस किसी तरह हम सर्वाइव कर जाए, हमारा बिजनेस बंद ना हो जाए। सही है, तो ऐसे सिनेरियोज में आप अपना सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव रखते हो। तो कुल मिला के अगर हम अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स को समराइज करें ना, तो अब एक समरी में आपको शॉर्ट दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मार्केट स्ट्रक्चर्स के बाद हमने ये करा था, हमने ना कहानी स्टार्ट करी थी ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म से। मैंने आपको सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बताया था कि देखो हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और ये एक इकोनॉमिक अजम्पशन है कि एवरी बिजनेस विल ट्राई टू अर्न प्रॉफिट्स। पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कुछ मसले थे, फिर वो हमने डिस्कस करे थे। फिर उस मसलों की वजह से हमने अपने ऑब्जेक्टिव को स्विच करा और हम ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव टू प्रॉफिट्स पे आ गए, जिनको बिहेवियरल और मैनेजरियल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। तो सबसे पहला मेरा ऑल्टरनेटिव एम टू प्रॉफिट जो होता है ना, वो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन होता है। कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है? सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। फिर हमने उसके बाद जो है ना वो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम डिस्कस करा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन कभी कभार प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम की वजह से भी आया जाता है। सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में अपने मसले नहीं होते, कभी कभार मैनेजर जान पूछ कर एमआर जीरो पे आते हैं। तो फिर हमने ये सारी बातें डिस्कस करी। फिर हमने देखा कि जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पे आते हो तो क्या होता है। फिर उसके बाद हमने एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करा कि शेयर होल्डर्स को अपने इदारे के बारे में नहीं पता होता कंप्लीटली, इसकी वजह से भी प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सेल्स वॉल्यूम या आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, जिधर एक बिजनेस जो है वो अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज नहीं कर रहा बट अपने वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर रहा है। क्योंकि देखो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का मतलब है आप अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ डॉलर, एंड सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस की सेल्स को मैक्सिमाइज कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। फिर उसके बाद जो है वो हमने मजीद इसका ग्राफ पढ़ा, और उसके बाद जो है वो हमने ये भी देखा कि बिजनेसेस कभी कभार प्रोडक्टिव एफिशिएंट तो कभी नहीं होंगे वैसे तो, पर एलोकेटिव एफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव कुछ बिजनेसेस रखते हैं। एलोकेटिव एफिशिएंसी का जो ऑब्जेक्टिव है ना, जिसको ए आर इज इक्वल टू एमसी बोलते हैं, इसको कभी कभार मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग भी बोला जाता है। क्योंकि आप एक ऐसे पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हो जहां पर आपकी प्राइस मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल है। जब आपकी प्राइस जब आपकी प्राइस मार्जिनल कॉस्ट की इक्वल होती है ना, तो इसको कभी कभार मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग भी कहते हैं। अब मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग एक ऐसी प्राइसिंग होती है जो नॉर्मली गवर्नमेंट ही करती है, एंड गवर्नमेंट पुश करती है कि एक प्राइवेट सेक्टर बिजनेस को भी ये प्राइस चार्ज करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव हो जाती है। सही है। अच्छा, फिर ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन वाली चीज हमने अभी डिस्कस करी। फिर उसके बाद आपका आता है प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग, फिर आपका आता है सर्वाइवल। अब अगर जो है ना हम इसको ओवरऑल समराइज करें एक डायग्राम में, तो एक डायग्राम में हम सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ देख सकते हैं, तो गौर से देखना। आप जो है सबसे पहले यहां पर लिखोगे प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, फिर यहां पर लिखोगे क्वांटिटी। एक मिनट।
अच्छा देखो डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले आप एक ए आर बनाओगे, दिस इज डिमांड इज इक्वल्स टू ए आर। फिर यहाँ पर आपने एक एम आर बनाना है, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। फिर आपकी यहाँ पर आएगी एक मार्जिनल कॉस्ट, और फिर आपकी आएगी एवरेज टोटल कॉस्ट। तो सारे पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। ये आपका सबसे पहला पहला पॉइंट है ई। ई कौन सा पॉइंट होता है? ई आपका वो पॉइंट है जहां पर आप एमसी इक्वल्स टू एमआर पे ऑपरेट कर रहे हो, विच इज प्रॉफिट मैक्सिमम पॉइंट। फिर आपका एक और पॉइंट आता है ई वन। ई वन कौन सा पॉइंट है? ई वन वो पॉइंट है जहां पर आप अपने एमआर को जीरो कर रहे हो, विच इज सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। ऐसा ही है। फिर आपका एक और पॉइंट आता है विच इज ई टू। ई टू पे नॉर्मली बिजनेसेस ऑपरेट नहीं करते, वो एक्शन एफिशिएंट होते हैं। ये आपका एटीसी मिनिमम वाला पॉइंट है। यहाँ से आप कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वाला। फिर आपका एक और पॉइंट यहाँ पर आता है ई थ्री। ई थ्री कौन सा पॉइंट होगा? ई थ्री आपका होगा एलोकेटिव एफिशिएंट वाला पॉइंट। सही है। इसको मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है जहां पर आपका एमसी ए आर के इक्वल होता है, या दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो एमसी इज इक्वल टू प्राइस। सही है। फिर आपका एक और ऑब्जेक्टिव आता है विच इज ई फोर। अब ई फोर के तो मल्टीपल मतलब होते हैं। अगर मैं ई फोर के आपको मतलब बताऊं तो ई फोर के तो मल्टीपल मतलब है। ई फोर को सबसे पहले आप क्या बोल सकते हो? ई फोर को, ई फोर को जो है वो सबसे पहले आप बोल सकते हो सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन। आप कह सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट। आप कह सकते हो परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी। मैंने आपको बताया था ये वर्ड, मैं आपको जो कंटेस्टेबल मार्केट के बारे में जब बताऊंगा तब डिस्कस करेंगे। फिर उसके अलावा आप इसको क्या बोल सकते हो? आप इसको बोल सकते हो लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम लिख सकते हैं, सेल्स वॉल्यूम मैक्स, नॉर्मल प्रॉफिट, परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी, लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट। क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप देखो ना, आपका ए आर एटीसी के इक्वल है। तो एक और बहुत अच्छा वर्ड है जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, विच इज एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग। क्योंकि इन दी एंड आप अपने प्राइस को एटीसी के इक्वल कर रहे हो, क्योंकि ए आर और प्राइस तो इक्वल होते हैं ना। सही है। लास्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन, यस। सही है। तो ये आपका ना ओवरऑल समरी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। कोई सवाल है इसमें तो पूछ लो। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जो कि सवाल में आपको पूछेगा वो, तो आपको पता होना चाहिए एज अ स्टूडेंट। मुझे एक चीज बताओ, ये जो ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, सही है बेटा, अगर आप इसको ब्रेक इवन कह रहे हो ना, इसका मतलब आप 6 महीने जाया कर चुके हो मेरे साथ। नॉर्मल प्रॉफिट ब्रेक इवन होता है, मैं मारूंगा आके। इकोनॉमिक प्रॉफिट कहते हैं इसको। ये अकाउंटेंट के लिए ब्रेक इवन है, हमारे लिए नहीं है। सही है। तो ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव टू प्रॉफिट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो हर बिजनेस के नहीं होते। पहले तो आप इस चीज को समझो। देखो ये जो ऑल्टरनेटिव एम्स होते हैं ना, वो सिर्फ लार्ज फर्म्स के होते हैं नॉर्मली। नॉर्मली ये देखा गया है, नॉर्मली ये देखा गया है, अब ये पत्थर की लकीर नहीं है, पर मैं आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज बता रहा हूँ। नॉर्मली ये देखा गया है कि ये जो ऑल्टरनेटिव एम्स अभी हमने डिस्कस करे ना इतने सारे, ये सिर्फ एक लार्ज बिजनेस के लिए होते हैं, क्योंकि ये मसले एक लार्ज बिजनेस फेस करता है कि भाई प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम हो रहा है। सही है। और सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन पे आ गए, सेटिस्फाई करना है सबको वगैरह वगैरह, ठीक है। तो पॉइंट खाली यहाँ पर ये है कि ये ऑल्टरनेटिव एम्स लार्ज बिजनेस के होते हैं, स्मॉल बिजनेस के नहीं होते। एक स्मॉल बिजनेस की इतनी औकात ही नहीं होती कि वो ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स रखे। मतलब आप अगर मुझे ये बोलोगे ना कि एक परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म का ऑब्जेक्टिव जो है ना वो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है, नहीं हो सकता भाई। वो हमेशा एमसीजी को एमआर पे ऑपरेट करेगा। मोनोपोलिस्टिक फर्म्स भी मीडियम साइज फर्म्स होती हैं। इवन मोनोपोलिस्टिक फर्म्स जो होती है ना, उनका भी ऑल्टरनेटिव एम नहीं होना चाहिए। वो भी एमसीजी को एमआर पे ऑपरेट करेंगे हमेशा। एक छोटा इदारा कभी भी एमसीजी को एमआर के अलावा नहीं सोच सकता।
तो स्मॉल फर्म्स नेवर थिंक अबाउट एनी ऑल्टरनेटिव टू प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रॉफिट पे ही ऑब्जेक्टिव रखेंगे अपना, एमसीडी इक्वल्स टू एमआर के ऑब्जेक्टिव रखेंगे, उसके बगैर वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। ये जो ऑल्टरनेटिव एम्स हमने डिस्कस करे हैं ये सब एक लार्ज बिजनेस के होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ना मोनोपोली की बात करता हूँ, सही है, एक मोनोपोली का जो होल एंड सोल इक्विलिब्रियम है वो एमसी इक्वल्स टू एमआर ही है, पर ये पत्थर की लकीर नहीं है, कभी कभार ये इक्विलिब्रियम चेंज भी होता है। हो सकता है कि एक मोनोपोली एमआर जीरो पे आ जाए, हो सकता है कि एक मोनोपोली जो है वो एटीसी इज इक्वल्स टू एआर पे आ जाए, हो सकता है कि एक मोनोपोली मजीद अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज कर दे, पर एक परफेक्ट कंपटीशन एमसी इक्वल्स टू एमआर से कभी नहीं हटेगा। एक परफेक्टली कंपेरेटिव फर्म एमसी इक्वल्स टू एमआर से कभी भी नहीं हटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि परफेक्टली कंपेरेटिव फर्म हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगी, वो एमसी इक्वल्स टू एमआर के अलावा नहीं सोचेगी। पर एक मोनोपोली एमसी इक्वल्स टू एमआर से कभी कभार हट सकती है ड्यू टू प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, कि भाई उसने एमसी इक्वल्स टू एमआर से हट के एमआर जीरो पे आ गई। सही, तो आप इस चीज को समझो कि दीज ऑल्टरनेटिव एम्स आर मोस्टली फॉर लार्ज बिजनेसेस नॉट स्मॉल बिजनेसेस। ये मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 20-20 मार्क के सवाल हैं जहां पर सवाल में सिर्फ ये पूछा है कि परफेक्टली कंपेरेटिव फर्म्स हमेशा इक्विलिब्रियम पे होती हैं और मोनोपोली कभी भी नहीं होती। तो आप उसको बताओगे कि परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम तो एमसी इक्वल्स टू एमआर ही है, मोनोपोली का भी एमसी इक्वल्स टू एमआर ही है, पर मोनोपोली कभी कभार अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर देती है, फिर हम ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स टू प्रॉफिट की बात करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इससे रिलेटेड मैं आपको सवाल दिखाऊंगा। क्लियर है ये चीज? तो ये ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स की पूरी समरी थी जो आपको पता होनी चाहिए कि ये पूरा टॉपिक हमने पढ़ा क्यों है। क्लियर है? और कभी कभार ना कंटेस्टेबल मार्केट्स जैसी भी सिचुएशन हो जाती है जहां पर मोनोपोली ओलिगोपोलीज अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करती हैं, तो वो कंटेस्टेबल मार्केट भी हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। सही है?